एसएससी, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, बैंक, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों की 200 से अधिक एग्जाम्स की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें हमारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, बैंक, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम प्रो बैंकिंग क्लासेस में। हम हैं एग्जाम प्रो कलम से क्रांति। और जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार बजट पे चर्चा कर रहे हैं और चीज़ों को समझ भी रहे हैं। और आज जैसा जो हम लोग समझेंगे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टीजेंसी फंड्स क्या होता है, और हम लोग उस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और याद करना सभी लोगों को। और लास्ट में मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को कराऊंगा। तो भाई सभी लोगों को वेलकम, सभी लोगों को सत श्री अकाल। दोस्तों जल्दी से एक काम कर दो, लिंक को कॉपी करो और जहाँ जहाँ आप जिस मीडियम पे ऐड हो, जहाँ जहाँ आप व्हाट्सएप पे ऐड हो, आप टेलीग्राम पे ऐड हो, आप फेसबुक पे ऐड हैं, आप ट्विटर पे ऐड हो, जहाँ जहाँ ऐड हो, बस करना क्या है, प्यार से एकदम प्यार से लिंक को कॉपी करो और धीरे से लिंक को क्या कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ सेशन को लाइक भी करना है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो भी विद्यार्थी आज सेशन में पहली बार आए, उनसे बस एक बात कहूँगा कि कृपया मेरे कल और परसों जो मेरे 2 दिन पहले के सेशन को जरूर देखिएगा, जो इस टॉपिक का पहला पार्ट है। हम लोगों ने 2 दिनों में क्या क्या पढ़ा, बजट क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, टैक्सेस क्या होते हैं हम लोगों ने ये पढ़ा, रेवेन्यू इनकम क्या होता है हम लोगों ने ये पढ़ा, कैपिटल इनकम क्या होता है हम लोगों ने ये पढ़ा, उसके बाद जीएसटी को पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स को पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा 2 दिनों में। आज इस पार्ट का तीसरा और आखिरी पार्ट है, जहां हम बात करने वाले हैं इसका कंक्लूजन, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो बजट 21-22 को में बताया गया था, ठीक है। तो क्या आप लोग सेशन के लिए रेडी हो, मुझे बताओ सब लोग जल्दी से। तो भाई सभी लोगों को अगेन वेलकम दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पूरा कर लिया था, और हम लोगों ने पूरा कर लिया था, शायद जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने कल जीएसटी को पूरा कर लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इस पार्ट को पूरा करेंगे, ठीक है। जरा समझना दोस्तों, यानी कल हम लोगों ने कहा था कि इनकम के 2 पार्ट होते हैं, इनकम के 2 पार्ट होते हैं सरकार के। एक हमारा होता है रेवेन्यू और एक होता है हमारा कैपिटल। अब जरा समझना ध्यान से, हम लोग बात करते हैं आज किसके बारे में, पूंजीगत आय के। मैंने कहा था ना, वैसा कोई भी इनकम जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटेबल हो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इनकम, उसे हम लोग कहते हैं पूंजीगत आय। जो सामने पॉइंट्स लिखे हैं ना, याद रखना, ये मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। दैट इज नॉट नेसेसरी टू द बैंकिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी और रेलवे, ठीक है। इतना ही आएगा आपको, पहले इतना को याद करना है, ठीक है। तो जरा चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं एक बार जल्दी से दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं जल्दी से, जरा समझना दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, आप देखो तो सामने क्या लिखा हुआ है, नॉन डेट रिसिप्ट, मतलब जो उधार नहीं है। आप इसे ऐसे समझना दोस्तों, जो उधार नहीं है, जो उधार नहीं है, यानी कि सरकार के पास, याद रखना कैपिटल में भी 2 चीज़ें होती हैं, याद रखना, वो पैसा जो वो किसी को दिया है। जैसे मान लो इंडिया ने नेपाल को पैसा उधार दिया, भाई अगर पैसा उधार दिया है तो जिम्मेदारी भी तो बनती है कि आप पैसा नेपाल से मांगो। तो याद रखना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेज, यानी कि जो पैसा हमारी भारत सरकार किसी को देती है उसको रिकवरी कराना, उस एडवांसेस को रिकवरी कराना। याद रखना दोस्तों, उसे हम कहते हैं एक तरह से जिम्मेदारी है, लेकिन ये उधार में नहीं है। तो याद रखना, ये आएगा किसमें, नॉन डेट रिसिप्ट्स में आता है। अब यहाँ बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको लगता होगा कि सर लोन एडवांस में क्या अंतर है, तो ज़रा समझ लो। अगर आपको मैंने पैसा मदद की लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको मदद की मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, तो याद रखना मेरे साथी, उसको हम लोग लोन कहते हैं। और अगर मैंने मदद की आपको शॉर्ट टर्म के लिए, तो याद रखना उसे हम एडवांस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ बड़ा छोटा सा, अगर आपको याद होगा, हम जो भी अगर वर्तमान की बात बोलें तो आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म लोन है, इसीलिए हमेशा उसमें क्या लिखता है, एडवांस लिखता है। क्या लिखता है उसमें, हमेशा एडवांस लिखता है। आई होप पहले में किसी को डाउट नहीं होगा।
जो हमारा दूसरा है दोस्तों, जैसे ऐसे बहुत सारे हैं, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ देती हैं जिन्हें हमें रिटर्न तो नहीं करना होता, लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो हमको भी तो कभी देना होगा। तो याद रखना ये दो हमारे ऐसे पार्ट हैं आज के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखना। मैंने निकाल के रखा है इसमें से, ये दोनों आते हैं किसमें, नॉन डेट रिसिप्ट्स में। अब आते हैं टू द मेन पॉइंट पे। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है डेट रिसिप्ट्स मतलब क्या होता है, तो ज़रा समझना दोस्तों। इसे हम सिंपल शब्दों में ये कहें तो इसे हम उधार कहते हैं। अब उधार लेने का माध्यम तो बहुत सारे होंगे, जैसे आप किसी कंट्री से उधार ले लो, आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार ले लेते हैं, आपने सपोज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग यानी देश के बाहर से कहीं से उधार मांग लिया। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में कहीं से उधार मांगा, ट्रेजरी बिल जारी कर दिया, मार्केट लोन जारी किया। तो उधार के माध्यम तो बहुत सारे होते हैं। तो याद रखना उधार का मतलब ही होता है कि आपको वो पैसा रिपे करना है। प्लस आपने देखा होगा जो भी सरकार की कंपनीज होती हैं, पीएसयूज कंपनी होती हैं, जैसे भारतीय रेलवे हो गया, है ना, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, इनकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही है। ये थोड़ी ना अपने घर से पैसा लेके आते हैं, तो और इनको चलाना भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की होगी। तो जरा देखना, जैसे मैंने बोला ना, नंबर 1 मार्केट लोन जो हम बाजार से उधार मांगते हैं। उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, जैसे मैं कहूँ तो ट्रेजरी बिल हो गया, है ना, जैसे मैं कहूँ बॉन्ड हो गया। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार मार्केट से पैसा उठाती है। अब मैंने कहा ना देश के बाहर यानी कि एक्सटर्नल हो गया, यूएसए हो गया, आईएमएफ हो गया, व्हाटएवर हो गया। उसके बाद जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के से हम लोग जो पैसा देते हैं सरकार को, भाई जमा करते हैं ना सरकार के पास, सरकार उस पैसे को यूटिलाइज करती है 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, फिर हमको रिटर्न करती है ब्याज के साथ। उसके बाद आपने देखा होगा जो हमारा पैसा कटता है, जैसे आपने सुना होगा ईपीएफ के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, भाई कटता है तो जमा तो सरकार के पास ही रहता है, तो उधारी तो है एक तरह से उसके लिए, वो आज निकल तो हमको रिटर्न करेगी कि नहीं करेगी। तो याद रखना जो भी हमारे प्रोविडेंट फंड होते हैं वो भी, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंट्रल की बात करें, सारा उधार में ही काउंट होता है। उसके बाद कभी कभी आपने सुना होगा रिलायंस का एनटीपीसी के शेयर्स को बेच दिया, खरीद लिया, एयर इंडिया से पैसा कमा लिया। अभी देखो टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो भाई पैसा तो मिला। और भी ऐसे बहुत सारे माध्यम जिससे सरकार के पास पैसा आता है। यानी सिंपल समझना, सरकार के पास इनकम के कैपिटल में 2 पार्ट हैं, एक वो पैसा जो वो उधार से लेता है, एक वो पैसा जो उधार से लेता है, और एक वो पैसा जो उधार से नहीं लेता है। लेकिन याद रखना अगर आपको किसी ने मदद की है तो आपको भी कभी ना कभी उसकी मदद करनी होगी। ये बात तो एग्री करते हो, और अगर एग्री करते हो तो ठोको डाली एकदम ध्यान से। तो याद रखना ये हमारा हुआ पूरा एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम में कभी कभी कैसे पूछेगा, वो कहेगा ऐसे कि बताओ इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कैपिटल में नहीं आता है, या इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो डेब्ट रिसिप्ट्स का पार्ट नहीं है। तो याद रखना जो भी उधार वाला है, जो भी उधार वाला होगा उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सरकार मार्केट से पैसा लेती किसी भी माध्यम से। वो मार्केट कहीं का भी हो सकता है, लाइक फॉरेन कंट्री का भी होगा और हमारा भी होगा। आई होप यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगली तरफ। ये हम लोग ने कल कवर कर लिया था, शायद मुझे याद है, और बहुत अच्छे से कवर किया था। ठीक है, आगे आते हैं। अब जरा कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं, जरा ध्यान से उसको समझना। हम सभी लोगों को पता है कि कमिटी है, जिस कमिटी को हेडेड बाय, जो कि नीति आयोग के मेंबर है जिनका नाम है विवेक देवराय। उन्होंने क्या सजेशन दिया भारत सरकार को कि सर आप जो अलग अलग रेलवे बजट पास प्रेजेंट करते हो उसको एक कर दो। उन्होंने ये कहा कि भाई जब दोनों को करती सरकारी है तो फिर दोनों को अलग अलग हम क्यों करें। भाई सिंपल सी बात है, सरकार का ही तो रेलवे बजट है, तो दोनों को अलग अलग प्रस्तुत करना, दोनों का अलग खर्चा, नॉट नेसेसरी। तो याद रखना 1924 में, याद रखना इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कराने जा रहा हूँ। 1924 में याद रखिएगा मेरे साथी, बजट से रेलवे अलग हो गया था। 1924 में ये बजट से अलग हो गया था, ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि कब ये मर्ज हो गया, तो याद रखना 2017-18 से ये क्या हो गया, ये मर्ज हो गया। तो मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताओ ऐसी कौन सी कमिटी ने दोनों को अलग किया था। एनीबडी हु ट्राई टू गेट द आंसर। तो याद रखना उस कमिटी का नाम है, एक अंग्रेज हुआ करता, इसका नाम है अकवर्ट कमिटी।
ऑकवर्ड कमेटी ने 1924 में दो दोस्तों को अलग कर दिया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, याद है? तो दोस्तों को याद रखना, अलग कर दिया 24 में। वापस विवेक देवराय जी आए, अमी बंगाली, और उन्होंने दोनों को मिला दिया। ये याद रखना, ये आपका हो गया पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला, हम सभी लोगों को पता है कि जो हमारा बजट होता है, आम बजट, उसको हमेशा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। ये शायद हम सभी लोगों को पता होगा। एम आई राइट? ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि जो भी फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होगा, जो भी फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होगा, उसी दिन, जो पहला, मुझे याद था पहले वाला, एक्सट्रीमली सॉरी, जो भी फरवरी का पहला वर्किंग डे होगा, जो भी फरवरी का, याद रखना मेरे साथी, पहला वर्किंग डे होगा, उसी दिन बजट को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे, एंड तीसरा पार्ट, अगर आपको पता होगा थोड़ा, अगर पहले का इकोनॉमी पढ़ोगे ना, तो पहले 2 तरह के खर्चे होते थे। एक होता था प्लान एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में कहा जाता था प्लानिंग में, यानी कि जैसे हमारे यहाँ प्लान बनता था, 5 ईयर प्लान बनता था, उसमें उन खर्चे को कहा जाता था, तो वो होता था 5 ईयर प्लान एक्सपेंडिचर। और एक वो खर्चे जो कि प्लान में नहीं होते थे। तो याद रखना, सरकार ने कहा नहीं, खर्चा 1 करो, वो प्लान हो चाहे नॉन प्लान हो, सब 1 होना चाहिए। तो याद रखना, 2017-18 के बाद दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। अब क्या हो गया? 1 हो गया, खर्चा 1 ही होगा, चाहे वो प्लानिंग में हो चाहे वो नॉन प्लान में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले उसको एक बार देख लो और उसको समझ लो। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बता देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, जरा समझना। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको समझना होगा, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। आज का मेन पॉइंट है, याद रखना, इसको बहुत ध्यान से समझना। राजकोषीय घाटा बेटा याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व घाटा, ठीक है। और ये हो गया हमारा बजटीय घाटा। बजटीय घाटा, ये हमारा क्या हो गया? बजटीय घाटा। और ये हो गया हमारा प्राथमिक घाटा। क्या हो गया? प्राथमिक घाटा। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो सभी विद्यार्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत इतना आसान से बता दूंगा कि आज के बाद बोलोगे नहीं, मेरा प्रॉमिस आप लोगों को। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में पूछा, लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में भी पूछा था यही फॉर्मूला, ठीक है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा राजकोषीय घाटा, जिसको आज हम बहुत आसान से समझेंगे और ऐसा समझेंगे जो किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक होता है राजस्व घाटा, और तीसरा होता है, याद रखना, बजटीय घाटा, और चौथा ये कभी कभी पूछ देता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक घाटा। आज हम लोग ये भी समझेंगे कि 2021-22 में सरकार ने इन घाटा का जो अनुमानित है वो कितना अनुमान किया था, आज हम लोग वो भी समझेंगे, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं तो शायद आसान होगा। सबसे पहले हम समझते हैं आपसे क्या, हम लोग आज बात करते हैं किसकी? राजकोषीय घाटे की, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? राजकोषीय घाटे के बारे में। जरा समझना, एक नॉर्मल सी बात बताओ जरा, अगर हमारे पास इनकम नहीं हुआ, सिंपल शब्दों में समझना, अगर हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास कोई काम करना है और पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? उधार मांगोगे कि नहीं कहीं से मांगोगे? से यस और नो मुझे बताओ कमेंट करके। अगर मान लो खर्चा हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लो मेरी एक फैमिली है, उस फैमिली में हमें सर्वाइव करने के लिए खर्च होंगे 5,000 रुपये और हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपये है, तो भाई खर्चे तो नहीं रुकेंगे, करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? कहीं से उधार मांगेंगे। कहीं से क्या करेंगे? उधार मांगेंगे। अब उधार हमारे कितना मांगना होगा? कम से कम 3,000 रुपीज़। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। जरा समझना, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा समझना दोस्त, सिंपल शब्दों में बताइएगा, सुनिएगा। मान लो मेरे पास टोटल इनकम
मेरे पास जो टोटल इनकम है, याद रखना, वो 10,000 रुपये है, ठीक है। और मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर इस महीने हो गया, वो हो गया कितना? वो हो गया 15,000 रुपये। अब कॉमन सी बात है, हमारे पास पैसा कितना था? 10,000 रुपीज़, और हमारे पास खर्चे कितने हो गए? 15,000 रुपये। मतलब कहने का, ये जो माइनस का 5,000 रुपीज़ हुआ, शायद इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा घाटा है। ये हमारा क्या है दोस्तों? घाटा है। शायद ये तो एकदम मैं बेसिक समझा रहा हूँ दोस्तों, याद रखना, इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं समझाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मतलब कहने की अगर मैं बात बोलूँ तो हमारे पास इनकम था सिर्फ 10,000 रुपये, बट हमने खर्च कर दिए 15,000 रुपये। तो अगर मान लो मैं अपनी फैमिली के बारे में बोलूँ, माई फैमिली नेम इज़, मेरा नाम हो गया राजीव मिश्रा, कि सर आपको घाटा कितना हुआ? तो हम कहेंगे सर हमको घाटा तो सिर्फ 5,000 रुपये हुआ। बट ज़रा ये बताना, अगर मैं ये बोलूँ इस इनकम में, ज़रा ध्यान से, बस यही कहानी है, इस इनकम में वो पैसा भी शामिल है जो मुझे पापा जी ने इस महीने दिया था ऐसे खुश होके। तो पापा ने हमें कितना दिया था? पापा ने हमें दिया था 2,000 रुपये, ठीक है, कि जाओ दीपावली आ रही, थोड़ा मस्ती कर लेना, कुछ सामान खरीद लेना। तो एक्चुअल में जो मेरे पास पैसा था कितना था? सिर्फ 8,000 था। एम आई राइट हो रहा हूँ भाई? पैसा हमारे पास एक्चुअल कितना था? ये तो हमें पापा ने दे दिया, कहीं से आ गया जो हमारा पार्ट नहीं है। तो रियल में हमारे पास पैसा कितना था? 8,000 रुपये। और आपने खर्च कितना किया? हमने 15,000 रुपये। तो क्या कोई पूछेगा कि बताओ आपको घाटा कितना है, तो क्या ये सही बोलना, ये उचित होगा कि घाटा हमको 5,000 रुपये का ही हुआ? मुझे बताओ कमेंट करके जरा आप लोग। नो सर, इसका मतलब हमें घाटा कितना रुपए का हुआ? 7,000 रुपये का हुआ। अब जरा समझना, कहानी यही है। मतलब कहने का कि आपका जो एक्चुअल घाटा है, एक्चुअल एकदम रियल खाटी वाला घाटा, तो याद रखना वही घाटा बताता है कौन? जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल डिफिसिट, या इसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। समझना जरा, मतलब उसमें अब हम समझाएंगे एग्जांपल से। अब आते हैं हम जरा इंडिया के रिस्पेक्ट में, जरा समझना, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया के पास टोटल इनकम, मैं थोड़ा कंसाइज में लिख रहा हूँ, इंडिया के पास टोटल इनकम जो है वो है 10,000 रुपीज़। इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। और इन्होंने इस साल खर्च कर दिया, टोटल एक्सपेंडिचर अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने खर्च कर दिया 15,000 रुपये। छोटा फिगर रहेगा तो समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि बताओ आपको घाटा कितना है सरकार को, हमारे भारत सरकार को, तो सरकार ये अगर ये कहेगी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, यानी कि हमें घाटा हुआ 5,000 रुपये का, तो ज़रा बताओ क्या ये सही घाटा है? जैसे राजीव मिश्रा सर ने बोला घाटा गलत बोला, तो इस इनकम में वो पैसा भी शामिल है जो हमें दिया है किसने? यूएसए ने। इसमें वो पैसा भी शामिल है जो हमने कहीं से उधार मांगा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, जो हमको रिटर्न करना है। तो एक्चुअल सपोज मान लो इसमें वो वाला पैसा है 2,000 रुपये, ठीक है, यानी कि दैट मीन्स हमारा एक्चुअल इनकम कितना था? 8,000 रुपये। समझना जरा ध्यान से, यानी कि हमारे पास पैसा था 8,000 और हमने खर्च कितना कर दिया? 15,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा रियल में घाटा कितना है? तो घाटा हमारा 7,000 रुपये है। दिस इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा, जिसको हम लोग कहते हैं एफडी। आई होप यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर होगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो सिंपल याद रखना, जब भी इसका फॉर्मूला आपसे कोई पूछे, भी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, जब भी कोई पूछे इसका फॉर्मूला, तो याद रखना इसमें सिर्फ एक बात याद रखना, जो भी देश के बाहर वाला है, जो भी बोरोइंग है, हम उसको शामिल नहीं करते हैं। जो भी बोरोइंग है हम उसको शामिल नहीं करते हैं। अब जरा देखो, हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं, जरा समझना। टोटल एक्सपेंडिचर भारत ने कितना किया माइनस टोटल इनकम,
माइनस टोटल इनकम, मतलब यहां कितना हो गया 15,000 रुपए, और यहां कितना हो गया, यहां कितना हो गया 10,000 रुपए। लेकिन इसमें कहता है आप वही शामिल करो माइनस जो नॉन बोरो है, यानी कि यहां शामिल होगा सिर्फ 8,000 रुपए, यानी कि घाटा कितना हुआ, तो घाटा हुआ हमारा 7,000 रुपए। यानी कि फॉर्मूला जरूर याद रखना आप लोग, ऐसे याद रखना, दिस इज द एक्चुअल घाटा, जो हमारी खांटी घाटा जो हमें बताता है रियल में इंडिया के पास कितने संसाधन की कमी है। तो याद रखना, फॉर्मूला को याद कर लो, एकदम रट जाओ, दिमाग में घुसेर लो। जब भी कोई फॉर्मूला पूछेगा तो याद रखना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, लेकिन उस इनकम में हम वो पैसा शामिल नहीं करते हैं जो हम उधार लेते हैं। दिस इज कॉल, वही माइनस करते हैं जो हमारा नॉन बोरोड है। क्लियर सभी लोगों का? मुझे बताना कमेंट करके अगर डाउट है तो। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक डाउट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आते हैं जरा दूसरे पॉइंट पे। अब एक काम करो, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग ध्यान से, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। इसका सबसे पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। ओके, आप लोगों ने ले लिया होगा। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? जरा समझना दोस्तों, या रुको एक काम करते हैं, रफ क्या करना, इसमें ऑलरेडी एक पेज में ऐड कर देते हैं, जरा समझना। अब आते हैं किसमें, हम याद रखना, हम बात करते हैं राजस्व घाटा पर। सिंपल, जरा समझना, ये उतना हार्ड नहीं है। सरकार ने उम्मीद किया कि इस साल जो पैसा आएगा रेवेन्यू इनकम वो करीब आ जाएगा 10,000 रुपये, और आया कितना, अनुमान से कम आया, सिर्फ 8,000 रुपीज़। मीन्स कहने का जो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो ज़्यादा होगा। सपोज वो हो गया हमारा 10,000 करोड़, और जो हमारी इनकम होगी रेवेन्यू इनकम वो हमारी कितनी होगी, ओनली 8,000 करोड़। यानी कि हमें 2,000 करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो कम प्राप्त हुआ। तो याद रखना, इसे ही हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। सिंपल शब्दों में देखिएगा, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये देखिए, टोटल रेवेन्यू आना चाहिए था वो कम आया, और कितना पैसा हमने खर्च कर दिया, यानी सरकार के पास जो रेवेन्यू हुआ वो कम आया, अनुमान से कम आया। तो दिस इज कॉल, सिंपल शब्दों में याद रखना, दिस इज कॉल राजस्व घाटा माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। याद रखना, ये फॉर्मूला हमारा 1 नंबर पे है, ये फॉर्मूला हमारा 2 नंबर पे है, और तीसरा हमारा है प्राथमिक घाटा। अब आते हैं जरा प्राथमिक पे, जरा समझते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। कहता है कि जो भी राजकोषीय घाटा होता है, जो भी राजकोषीय घाटा होता है, उसमें अगर हम ब्याज को माइनस कर दें तो पता चलेगा हमारा प्राथमिक घाटा क्या है। मतलब कहने का जरा समझना दोस्तों, प्राथमिक घाटा क्या होता है कि आपकी सरकार कितना ब्याज पेड कर रही है लोन पर, यानी आप जो भी हर साल लोन ले रहे हैं उस पर आप कितना ब्याज पेड करें। जरा सोचो, अगर मैं ये बोलूं कि प्राथमिक घाटा हमारा इस साल है मान लो 5%, ठीक है, और आने वाले समय में ये हो जाए मान लो फॉर एग्जांपल 0%, इसका मतलब क्या हुआ, हमने ब्याज देना कम कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, हमने लोन लेना कम कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास संसाधन ज़्यादा हो गए, हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो याद रखना, जब भी एग्जाम में पूछे ब्याज से रिलेटेड कि ऐसा कौन सा घाटा है जो बताता है कि हमारे पास हम अपने लोन पर कितना ब्याज देते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्राथमिक घाटा। ऐसा कौन सा घाटा है जो बताता है हमारी संसाधन की कमी के लिए, तो कौन सा घाटा होगा, तो होगा हमारा राजकोषीय घाटा। तीसरा, कितना सरकार के पास कलेक्शन कम आया रेवेन्यू में, वो बताता है कौन सा घाटा, तो दिस इज कॉल्ड आरडी घाटा। अब जरा समझ लो, एक पापा के 3 बेटे हैं, जरा समझना दोस्तों, एक पापा के 3 बेटे, जरा समझना, पापा के 3 बेटे हैं, जरा समझना ध्यान से। एक बेटे का नाम है आरडी, एक बेटे का नाम है एफडी, और एक बेटे का नाम है पीडी। शायद ये ज़्यादा अच्छे से समझोगे, यानी कि याद रखना, ये तीनों घाटे को मिला के पापा के पास कितना घाटा हुआ, सपोज जो टोटल घाटा हमारा हुआ ये पापा को हुआ, यानी पापा के पास घाटा तो हुआ, तो पापा को घाटा कहाँ से हुआ, जो तीनों का मिला के बेटे का घाटा हुआ परिवार में।
तो याद रखना जो पापा वाला घाटा है उसमें सब कुछ शामिल है, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया, सीधे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। यानी जहां का भी सोर्स हो, चाहे वो रेवेन्यू का पार्ट हो, वो है कैपिटल का पार्ट हो, डजेंट मैटर, सीधे सर फॉर्मूला क्या है पापा जी का, तो पापा जी का फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। पापा जी का मतलब क्या हो गया, बीडी की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। इस फॉर्मूले को सामने जो मैंने लिख दिया है याद रखना, सबसे बड़ा फॉर्मूला है, ये हो गया हमारा 4 नंबर, ये पापा जी हैं, याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं सर सभी लोगों तक मेरी बात पहुंच गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ठीक है। और बाकी कभी भी कुछ डाउट रहे तो मेरा टीजी आपके सामने हमेशा ओपन है, वहाँ स्क्रीनशॉट बस डाल देना। आई होप मेरे आंसर आपको मिलेंगे जरूर, चाहे देर से मिलेगी, मिलेगा जरूर, ये गारंटी है। आगे चलता हूँ, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से, सामने देखो 3 पॉइंट लिखे जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जरा समझना दोस्तों, आप बस एक काम करना, आप बस आर्टिकल को याद कर लेना। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 261, बाकी मैं याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी याद करना। दूसरा हमारा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 267 है, और तीसरा हमारा आर्टिकल कौन है, 266.2 है। अब छोटी सी कहानी सुन लो। मान लो हमारे बीच में जैसे एक मान लो निधि तिवारी जी हैं, जरा समझना। निधि के पापा कहीं गए बाहर घूमने, जरा सुनना, निधि के पापा कहीं गए बाहर घूमने, अब इनको खाने का मन किया आइसक्रीम, इसको क्या खाने का मन किया, आइसक्रीम, और इसके पास पैसा नहीं है। तो बताओ जरा ध्यान से कि निधि क्या करेगी। भाई निधि के पापा कहें कि मैं बेटा बाहर से घूम के आ रहा हूँ और घर में कोई था नहीं, और निधि को मन किया खाने का, क्या, आइसक्रीम। अब बताओ बेचारी निधि क्या करेगी। तो भाई निधि एक ही काम कर सकती है, निधि कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ देखेगी कहाँ से हमें पैसा मिले और हम ये काम कर ले, है ना। तो हुआ क्या, निधि के पास एक गुल्लक था, पिगी बैंक। कौन सा बैंक, पिगी बैंक, जिसको उसने बचा के रखा था आपातकालीन, मतलब इमरजेंसी में कुछ नहीं होगा तो उसको तोड़ देंगे। अब इंडिया भी बहुत फेमस देश है, याद रखना, यहाँ भांति भांति के लोग और खासकर बिहार के लोग वो पिगी बैंक तोड़ते भी नहीं, वो पैसा निकाल लेते, कैसे उल्टा करके नहीं, ऐसे तिरछा उर्छा करके निकालते हैं। तो याद रखना, जस्ट अपार्ट फ्रॉम जोकिंग। तो निधि ने यूटिलाइज किया अपना पिगी बैंक, मतलब कहने का जब भी इसके पास कुछ इमरजेंसी हुई तो यानी कि इसने अपने पास रखा था पैसा फॉर इमरजेंसी के लिए। उसी प्रकार सरकार के पास भी एक पिगी बैंक है, एक गुल्लक है, याद रखना। जिस गुल्लक को क्या कहते हैं पता है, उस गुल्लक को ही कहते हैं हम लोग क्या, कॉन्टीजेंसी फंड। क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड, जिसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक निधि। क्या कहते हैं, आकस्मिक निधि। याद रखना ध्यान से, इस निधि से सरकार को जब भी पैसा नीड होता होगा तो उसे कहीं कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जैसे इमरजेंसी क्या होगी, मान लो देश में बहुत बड़ी विपदा आ गई, किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, मान लो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया, इमरजेंसी लागू हो गई, उस केस में जो भी सरकार है करंट में वह इस फंड से पैसा निकाल सकती एक बार में। याद रखना 30,000 करोड़ रुपए। याद रखना इसी बार बजट में बढ़ाया गया, पहले था मात्र 500 करोड़ रुपए। इस बार ये कहा गया समय बदल रहा है, तो जब भी देश के ऊपर आएगा आक्रमण, कुछ भी इमरजेंसी होगी तो यानी कि याद रखना वह कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकाल सकती है। कितना, 30,000 रुपीज़। बस एक बार राष्ट्रपति आदेश देते हैं और वो पैसा निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, ओनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के माध्यम से। क्लियर, याद रहेगा सभी को। यानी सरकार का गुल्लक कौन, बताओ मुझे कमेंट करके, सरकार का गुल्लक कौन, कॉन्टीजेंसी फंड सरकार का गुल्लक हो गया। अब सरकार के पास जो भी पैसा आता है, जहां से भी पैसा आता है, वो जहां जमा करते हैं, जिस खाते में, जिसको कहते हैं, याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का सरकार का ये अकाउंट है जो डेली मेंटेन होता है। किसके पास मेंटेन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यह डेली मेंटेन होता है। यानी कि याद रखना सरकार के पास रेवेन्यू इनकम हो, कैपिटल हो, डोनेशन हो, चैरिटी, सब कुछ यहीं जाता है। और याद रखना अगर आपको इस फंड से पैसा निकालना है तो याद रखना आपको इसके लिए
पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होगी। ये पूछता है, याद रखना कि बताओ जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा निकालने की अनुमति कौन देता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 266(1) ये कहता है। एंड तीसरा पार्ट जरा समझना, जो पैसा हमारा और आपका है, जो हम सरकार के पास जमा करते हैं, जो वापस मांग लेंगे, जैसे स्मॉल सेविंग इन पोस्ट ऑफिस, उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पैसा हम सरकार के पास जमा तो कर रहे हैं सर्टेन टाइम के लिए, जैसे ही समय पूरा होगा हम पैसा विड्रॉ कर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझने में किसी को भी डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होता है मोस्ट वेलकम आप पूछिए। ठीक है, तो यानी कि याद रखना सरकार का गुल्लक कौन सा हो गया साहब, आर्टिकल 267, यानी कि याद रखना कॉन्टीजेंसी फंड। नंबर 2, सरकार का अकाउंट कौन सा हो गया, आर्टिकल 266(1), यानी कि क्या हो गया, कंसोलिडेटेड फंड हो गया। और सरकार का एक अकाउंट जो सरकार से पैसा हमको बाद में देगी तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, उसे हम कहेंगे आर्टिकल 266.2। आई होप ये पॉइंट सभी लोगों का क्लियर होगा। अब मुझे बताओ कमेंट करके जरा ध्यान से, जितनी बातें मैंने बताई वो बातें क्लियर हैं कि नहीं, तभी मैं एक एग्जांपल लूंगा रैपिड फायर ब्रेन बूस्टर, जहां मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं और देखूंगा कि परफॉर्मेंस कहां तक है। क्योंकि याद रखना मंडे को मैंने इन 3 दिनों में जो भी पढ़ाया है मैं उससे रिलेटेड आपसे लूंगा टेस्ट। क्योंकि याद रखना मंडे को मैं करा रहा हूं 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन बस दिखा रहा हूं आपको, बस आप ये देखना कि आपको कितना डेटा याद है। ठीक है, उसमें करंट बजट भी हो सकता है, उसमें स्टैटिक बजट भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन, बताओ मुझे आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। अक्सर सरकार कहती है कि हम जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, जितनी भी पीएसयूज कंपनी हैं, उनके शेयर्स को हम सेल करके, उनके शेयर्स को हम सेल करके, उनके शेयर को हम सेल करके मार्केट से पैसा उठाएंगे। मार्केट से पैसा क्या करेंगे, उठाएंगे, और उसे हम कहते हैं विनिवेश। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विनिवेश कहते हैं। तो याद रखना सरकार का लक्ष्य है इस साल वह इस प्रोसेस के माध्यम से करीब 1,75,000 करोड़ रुपए मार्केट से वो उठाएगी। ये याद रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी यहाँ क्वेश्चन से 2 चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। पहला कि सर डिसइन्वेस्टमेंट से हम क्या समझते हैं, तो क्या आंसर होगा, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर्स को आम मार्केट में बेचकर मार्केट से पैसा उठाती है, तो ये जो काम करती है दोस्त, इसे ही कहते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। किसान आंदोलन रहा और बहुत रहा चर्चे में एमएसपी को लेकर, और याद आपने होगा इस बार एग्जाम में एमएसपी से क्वेश्चन पूछ भी दिए गए। तो सरकार ने इस बार कितना कहा कि जो भी कमोडिटीज़ हैं उनकी जो भी कॉस्टिंग होगी उनसे हम कितने टाइम्स ज़्यादा उनका करेंगे एमएसपी। मतलब अगर मान लो लागत हमारी 100 रुपये है तो जो एमएसपी होगी वह कितने टाइम्स ज़्यादा होगी कि कम से कम अगर दाम ऊपर नीचे भी होता है तो उनको घाटा ना हो। बताओ मुझे कमेंट करके जरा जल्दी से दोस्तों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखना आंसर हमारा है 1.5 टाइम्स। आंसर हमारा क्या है, 1.5 टाइम्स। ठीक है,
अगला, इसी में ज़रा एक चीज़ नोट कर लो, सरकार के ने साफ साफ कहा है गेहूं हो गया, राइस हो गया और पल्सेस हो गया। इसके लिए सरकार ने कहा कि हमने लास्ट ईयर लगभग इतना पैसा क्या कि सारे अमाउंट याद रखना करोड़ में है, हमने इतना पैसा लोगों को दे दिया है, किसानों को, फॉर एमएसपी के लिए। ठीक है, इस डेटा को जरूर याद रखना टू एवरीबडी। अगला, पूरे इंडिया में एक बड़ी स्कीम बड़ी प्यारी सी फेमस हो गई है, ऐसी कौन सी योजना है जिसमें ये कहा गया है इन योजना में पूरे भारतवर्ष में जितने भी गांव हैं, लगभग 1241 गांव हैं, उनके पास ऑलरेडी कार्ड उनको दे दिया गया है, जिस कार्ड के माध्यम से वह बहुत इजी वे में किसी बैंक से प्रॉपर्टी के नाम से लोन ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस योजना का नाम क्या है? इसमें याद रखना एक GKY योजना है, ग्रामीण कल्याण योजना, ऐसी कोई योजना रिलेटेड नहीं है। मुद्रा होगा, पता होगा आपको, जो कि रिलेटेड है किससे? MSME से। अगर आपको याद होगा, इसमें मैंने एक बार बताया था आपको, इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। एक 50,000 रुपीज़ का लोन होता है, एक 5 लाख रुपए का लोन होता है, याद रखना, और एक इसमें लोन होता है 10 लाख रुपए का। ठीक है, इसको कहते हैं शिशु योजना, इसको कहते हैं किशोर योजना, और इसको कहते हैं तरुण योजना। ये याद रखना। और याद रखना, जब भी कहीं बात हो किसके लिए? कार्ड के लिए, प्रॉपर्टी कार्ड के लिए, तो आंसर हमारा क्या होगा? स्वामित्व स्कीम। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, जब ये सेशन पूरा हो जाए, टू एवरीबडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हर साल सरकार कुछ ना कुछ पैसा उधार देती है, किनको? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जरा समझना दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 2000 अगर मैं बोलूं 1920 में सरकार ने करीब किसानों को 12 लाख करोड़ रुपए का उधार दिया। ठीक है, 2021 में अगर मैं बोलूं तो सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ का किसानों को उधार दिया। अगर मैं बात बोलूं वर्तमान में, तो याद रखना 2022 में सरकार ने करीब 16.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने किसानों को उधार देने की बात कही है। नंबर 1 पता होगा, जब हम लोग एक नाबार्ड पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या होता है। RIDB एक फंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं RIDF फंड, जिसकी स्थापना याद रखना आप लोग नाबार्ड ने की थी, जिसकी स्थापना याद रखना नाबार्ड ने की थी 1995 में। इसका पर्पस ही होता है गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम यूटिलाइज करें। तो याद रखना इस फंड को बढ़ा के सरकार ने कर दिया कितना? 30,000 रुपीज़ से लेकर 40,000 करोड़ रुपए इस करंट ईयर के बजट में 2022 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और फंड होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, जिसको हम लोग LTIF करते हैं। उसके लिए भी सरकार ने बढ़ा के बना दिया कितना? 10,000 करोड़ रुपीज़ का फंड। ये याद रखना। आंसर हमारा क्या हो गया? 16.5 लाख करोड़। आगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि गलत नहीं करोगे। यानी कि मान लो मैं एक किसान हूँ और मैं हूँ हरियाणा का, और मुझे सामान बेचना है फॉर एग्जांपल बिहार में। तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हरियाणा से हम बिहार जाए बेचने, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। तो सरकार ने एक पोर्टल दे दिया इनको, एक माध्यम दे दिया, और उसमें कहा, उसका नाम रख दिया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कि आप अपने को यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। जो बेचने वाला है वो भी दिखेगा, जो खरीदने वाला है वो भी दिखेगा। तो याद रखना नियर बाय 1.68 करोड़ फार्मर ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, और करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का इसमें व्यापार भी हुआ है इस मार्केट में, इस पोर्टल पे। तो आपको ये बताना है कि नैम का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना इसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसको हम लोग कहते हैं। हम आगे चल रहे हैं। इस बार सरकार ने बंदरगाह पर बहुत ध्यान दिया है। आपको ये बताना है कितने ऐसे मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं जिनको सरकार ने कहा है कि हम पूरा फोकस करेंगे। 21-22 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो याद रखना टोटल 5 हैं, टोटल 5 है। जैसे याद रखना एक हमारा हो गया कोच्चि का, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप उड़ीसा
एंड पेट्रोघाट वेस्ट बंगाल। ये 5 ऐसे बंदरगाह हैं जिन पे सरकार ने ध्यान देने की बात, उनको बहुत मॉडर्नाइज करने की बात सरकार ने इस साल बजट में किया है। ठीक है, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए, एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पता होगा आपको, अगर मैं बोलूं तो हमारा जो पूरा जीडीपी है ना, उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो करीब होता है 45% का। जैसे जो पानी के बतासे लगाते हैं, जो ग्रोसरी शॉप लगाते हैं, जो रोड पे काम करते हैं, जो नाई की दुकान ओपन करते हैं, पान की दुकान ओपन करते हैं, ये सारे याद रखना लघु क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखना, इसके लिए सरकार ने बजट में इतना रुपए प्रोविज़न किया है, 15,700 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे ये बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ किसी से भी ये गलत नहीं होगा। टू एवरीबडी, सबसे सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में, और पता होगा अब तो सैनिक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ाई करेंगे। तो याद रखना, सरकार ने साफ साफ कहा है कि करीब 100 ऐसे स्कूल ओपन होंगे पूरे देश में। ठीक है, चलिए, और जो भी छोटी जाति के हैं, छोटी मतलब ये नहीं कि उनको विकास उतना नहीं हुआ है, तो जो भी शेड्यूल कास्ट के होते हैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए सरकार ने एक एकलव्य योजना बनाई है। याद है ना, अंगूठा काट के दे देते एकलव्य। तो याद रखना, उसमें ये होगा उनको रहना, खाना और पीना, रहना फ्री, खाना फ्री और पढ़ना फ्री होगा। उस योजना का नाम है एकलव्य योजना। इसके तहत पूरे भारत में इसमें 750 स्कूल ओपन किए जाएंगे। जैसे नहीं नवोदया चलता है, ये नवोदय से भी अच्छा होगा। बेसिकली ये इस कैटेगरी के लिए बिलोंग करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आज का टास्क है आप लोगों का। यह क्वेश्चन आज का टास्क है, आपको ये बताना है कि यह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नाट्स, यानी कि जो भी हमारे देश में अगर बात हो रही है ट्रेनिंग की, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन अभी आए भी हैं। इसके लिए सरकार कितना पैसा खर्च करने की बात कही है 21-22 में। और साथ मुझे ये भी बताओ कितनी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर स्किल की ट्रेनिंग हो रही है, कितनी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर स्किल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो चीज़ें शायद क्लियर होगी। एक बार जरूर याद रखना, टू एवरीबडी, मैंने बजट का पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 कराया और पार्ट 3 बहुत मैंने आसान से कराया है, समझ रहे हैं, बहुत आराम से, एकदम लाइटली वे में किया है। तब भी अगर कोई ऐसा टर्म है जो छूट गया हो, जो आपको लगता है कि नीड आपको और ज़्यादा है, तो बस कुछ नहीं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक भी करा दीजिए, बजट से रिलेटेड मैं करा दूंगा। इट इज़ माई प्रॉमिस। बट जो मैंने कराया है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि मंडे को मैं लेके आ रहा हूँ कंपोजिट टेस्ट 60 नंबर का, और आपको 60 नंबर में कम से कम 45 प्लस स्कोर करना है, तभी मज़ा आएगा दोस्तों, तभी मज़ा आएगा इस टारगेट बैच का। ठीक है, तो सभी लोगों का थैंक यू, आप सेशन में जुड़े, सभी लोगों को भाई थैंक यू। काइंडली सेशन को जहाँ तक हो सके सेशन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं कब, मंडे को सवेरे 6 बजे करंट अफेयर्स सेशन में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, बैंक, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों की 200 से अधिक एग्जाम्स की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें हमारी एग्जाम प्रो